अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2026 आ चुका है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में म्यूचुअल फंड हलाल है या नहीं, तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग 2026 में हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड हलाल है और कौन से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं 2026 के लिए, जो है इंडिया में कौन से म्यूचुअल फंड हलाल है, किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। ये वीडियो लंबा रहेगा जिसमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूंगा ताकि आपको तमाम चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आए म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन रखा है और साथ ही साथ जो है इस प्रेजेंटेशन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले हलाल और शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स इंडिया में क्या है। तो सबसे पहले आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ये सेशन जैसे मैंने कहा है कि लंबा सेशन होगा, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हलाल और शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग और हाउ शरिया स्क्रीनिंग वर्क्स, शरिया बोर्ड्स क्या होते हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजी को भी समझना है, और ओवरव्यू ऑफ शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया 2026 और हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। और उसके बाद मैं आपको फाइनल थॉट्स भी बताऊंगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक्स का मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसके टाइम स्टैम्प्स भी रख दूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वहां पर जाकर इजीली जो है वो तमाम चीजों को जो है वर्कआउट कर सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हलाल इन्वेस्टिंग या शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग जो है ये एक्चुअली होती क्या है। तो इसमें आपको बेसिक याद रखना है कि जो भी हम फंड, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है उन चीजों में नहीं किया जाता जहां पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंपनी जहां पर रिबा और इंटरेस्ट का जो है ज्यादा उनका बिजनेस होता है, जैसे बैंक्स है, वो मना है। इसी तरह गरर या एक्सेसिव अनसर्टेनिटी जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, वहां पर भी गरर वगैरह ज्यादा पाया जाता है, तो उसमें भी जो है अलाउ नहीं किया जाता। इसी तरह अल्कोहल, गैम्बलिंग, पॉक, कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यानी वो बिजनेसेस जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में सही ना हो वहां पर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये सबसे पहला रूल है। इसके बाद और एक चीज को जो देखना होता है वो है उनका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, डेट टू मार्केट कैप रेशियो क्या है, या डेट टू एसेट रेशियो क्या है। अलग अलग जो है शरिया फंड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं कि ज्यादा जो है उनका डेट नहीं होना है, यानी कर्जा ज्यादा नहीं होना है। इसी तरह इंटरेस्ट इनकम भी जो है उस कंपनी का ज्यादा नहीं होना है। अगर इंटरेस्ट इनकम ज्यादा हो जाए तो ये भी जो है शरिया कंप्लाइंट के हिसाब से सही नहीं रहेगा। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि शरिया जो फंड्स होते हैं इसको एक शरिया बोर्ड, जो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स होते हैं और इवन फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो मिलकर जो है शरिया बोर्ड के जो है इसको अप्रूव करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर फंड हमने जो है रिव्यू किया है और रिव्यू करने के बाद ये शरिया कंप्लाइंट दिया है। बाज फंड्स में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता आगे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये बेसिक जो है क्राइटेरिया है इस्लामिक फंड्स का कि वो हलाल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, डेट बिल्कुल कम होना है, डेट बिल्कुल कम होना है यानी कर्जा बिल्कुल कम होना है, और इंटरेस्ट इनकम भी एकदम कम होना है। तो इसके जो रूल्स के हिसाब से जब हम वर्क करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि हलाल जो है शरिया कंप्लायंट फंड्स या शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग। चलिए, अब ये शरिया बोर्ड क्या है, शरिया बोर्ड किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको जो है समझाने के लिए एक डेफिनेशन भी रख दिया है। ए शरिया बोर्ड इंश्योर्स इन्वेस्टमेंट्स फॉलो इस्लामिक प्रिंसिपल्स by approving halal companies, monitoring funds and guiding purification of non permissible income। यानी शरिया बोर्ड क्या है कि दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट शरिया बोर्ड्स है दोस्तों। तो शरिया बोर्ड का काम क्या होता है, ये कंपनीज जो है हलाल क्या है हराम क्या है इसको गाइड करती है और ये मॉनिटर करते हैं कि फंड्स किस तरह से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर कोई इम्प्योर इनकम आ भी जाए उस कंपनी में तो उसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस को भी देने वाली कंपनी को हम बोलते हैं शरिया बोर्ड। यानी एक शरिया बोर्ड में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, एक शरिया बोर्ड में आपको जो है स्कॉलर्स होते हैं, मुफ्तियान इकराम होते हैं, जो
वो तमाम चीजों को स्टडी करके उनका एक जो है क्राइटेरिया बनाते हैं, एक स्टेप, एक पॉइंट्स, यानी ये चीजें क्राइटेरिया है, अगर इसमें एक स्टॉक अगर ओके है तो वो हलाल होगा, अगर इन क्राइटेरिया पर ओके ना हो तो वो हराम होगा। तो इस तरह से शरिया बोर्ड जो है बनती है। तो अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम ज्यादातर शरिया बोर्ड को देखते हैं वो क्या है? सबसे पहला और सबसे पुराना जो शरिया बोर्ड है इंडिया का वो है तासिस। ये तासिस जो है बेसिकली एक स्पेसिफिक, जो हम टाटा एथिकल फंड के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जो मेन कंपनी, जो बॉडी है, जो तासिस है, वो जो है अप्रूव करते हैं म्यूचुअल फंड को अपने टाटा एथिकल के। इसी तरह इस्लामिकली इनका ऐप भी है, आप भी अब जो है ना डायरेक्टली जाकर इनके ऐप से स्टॉक्स, हलाल और हराम स्टॉक्स भी रिट्रीव कर सकते हैं। पेड ऐप है ये। और इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर ये इंडिया की कंपनी है, जहां पर इसमें भी आप जो है हलाल और हराम जो है स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। मुसफ्फा ये भी एक ऐप है, ये भी एक शरिया बोर्ड, इनका ओन शरिया बोर्ड है। इसी तरह अभी रिसेंटली जो है अराउंड दो फंड्स को जो है इन्होंने रिव्यू किया है, वो है शरिया कैप एडवाइजर्स, ये भी एक एडवाइजरी बोर्ड है। तो अब देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि एक म्यूचुअल फंड में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो ओके हैं, एक आध स्टॉक ऐसा होता है जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो हलाल नहीं लगता। जैसे अब इसमें क्या है, हर शरिया बोर्ड का अपना एक प्रोसीजर होता है जो है एनालिसिस करने का। तो कभी क्या होगा, अगर तासिस ने किसी को अप्रूव किया है तो हो सकता है इन तमाम अदर बोर्ड्स में वो हलाल ना हो एक आध स्टॉक, क्योंकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हलाल है, उनके जो मेथोडोलॉजी उसके हिसाब से हलाल है। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी आएगा, 1 और 2 शेयर्स और 4 और 5 शेयर्स की डिस्क्रिपेंसी हमेशा होती है। लेकिन एज ए कॉमन पर्सन आपको क्या करना है, हमको क्या करना है कि जो आप शरिया बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं उसी के हिसाब से जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आध चीज में जो है उसको आप इंप्योर इनकम के हिसाब से प्यूरिफिकेशन भी हम उसको कर सकते हैं। तो शरिया बोर्ड बहुत सारे हैं जो अलग अलग तरीके के अपने प्रोसीजर इन्होंने बनाए हैं। चलिए अभी देखते हैं ये फंड जो बनाते हैं म्यूचुअल फंड, ये कैसे बनता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले शरिया बोर्ड प्रोवाइड्स अ लिस्ट बेस्ड ऑन शरिया गाइडलाइंस। तो जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हलाल स्टॉक्स का लिस्ट जो है कंपनी को देती है। उसके बाद फंड मैनेजर उन तमाम स्टॉक्स में से जो अच्छे स्टॉक्स है, जो वैल्यू स्टॉक्स है, जो ग्रो होने के स्टॉक्स है, उनको फिल्टर आउट करते हैं। फिर उसके बाद शरिया एडवाइजरी बोर्ड प्रोवाइड्स एन ऑनगोइंग सर्टिफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग रूल्स। यानी शरिया बोर्ड हर 3 महीने या हर 6 महीने में वो स्टॉक्स को देखती है, उसको मॉनिटर करती है। अगर कोई स्टॉक अगर उसमें हराम हो जाए तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जो है सजेस्ट करती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को। तो इस तरह से जो है वो फिल्टर आउट भी करते हैं। और करने के बाद में सम फंड्स यूज एक्सक्लूसिव प्लस प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म टू हैंडल इंसिडेंटल इंटरेस्ट इनकम। यानी अगर कोई फंड्स में ऐसे होते हैं जहां पे कोई इंटरेस्ट इनकम आता है तो उसको प्यूरिफिकेशन के मेथड के हिसाब से थोड़ा जो है, जो अमाउंट हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें से जो जितना इंटरेस्ट अमाउंट का होता है उसको प्यूरिफाई भी करने के प्रोसेस को भी देते हैं। और इसके बाद बास फंड्स जो है, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा, वो फंड कोई शरिया बोर्ड के बेसिस पे नहीं, बल्कि दैट फंड इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन शरिया इंडेक्स। शरिया इंडेक्स मतलब ये शरिया अपने जो निफ्टी है और बीएससी भी है, इवन इवन यूएस के मार्केट में भी है। उन्होंने क्या किया कि जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो है प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में जो है 500 हलाल स्टॉक्स की लिस्ट दी जाती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बीएससी। तो उनके बेसिस पर भी बास फंड्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। इनका स्पेसिफिक जो है कोई पर्टिकुलर एडवाइजरी बोर्ड उनको मॉनिटर नहीं करती, तो वो भी एक ऑप्शन हुआ करता है। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें अपने जो है शरिया बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट, म्यूचुअल फंड का इन्वॉल्वमेंट, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में एक फंड जो है एथिकल फंड रिलीज जब होता है तो जब हम जाकर उसमें इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इंडिया में कौन से शरिया कंप्लाइंट फंड्स है, व्हाट आर द शरिया कंप्लाइंट फंड्स इन इंडिया। तो सबसे पहला और सबसे बहुत पुराना फंड है टाटा एथिकल फंड। इक्विटी फंड है, इक्विटी यानी डेट नहीं होता है, बॉन्ड्स वगैरह नहीं होते हैं, म्यूचुअल इसमें डेरिवेटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इक्विटी। और इसको जो एडवाइस करते हैं वो है टासिस एडवाइजरी ग्रुप। और टॉरस एथिकल फंड, अभी तक टॉरस एथिकल फंड के जो है एक स्पेसिफिक एडवाइजरी बोर्ड नहीं थे, लेकिन अभी जो मैंने रिसेंट अपडेट इनका देखा है इसमें शरिया कैप एडवाइजर्स आर द बोर्ड फॉर अप्रूविंग टॉरस एथिकल फंड। इसके बाद क्वांटम एथिकल फंड जो अगेन शरिया कैप एडवाइजर से जो है अप्रूव किया गया है। और ये एक है ईटीएफ, यानी एक बात याद रखिए, मैंने आपको अभी बताया है कोई फंड इसको नहीं, ये जो निपॉन इंडिया ईटीएफ शरिया 20 जो है ना, इसको ईटीएफ बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी इसमें कोई जो है स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या स्पेसिफिक शरिया बोर्ड इसके लिए अप्रूव नहीं देता,
बल्कि यहां पर ये क्या करते हैं, जो निफ्टी का शरिया इंडेक्स होता है उसमें से जो अच्छे स्टॉक्स है उनका एक ग्रुप बनाकर उसमें जो है रेगुलरली इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये एक जो फंड है यहां पर निपॉन वाला, इसमें कोई शरिया एडवाइजरी बोर्ड नहीं है, बल्कि इसमें शरिया इंडेक्स जो होता है निफ्टी में या बीएससी में, उस इंडेक्स से जो है इन्वेस्ट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं टाटा एथिकल फंड के क्या पैरामीटर्स है, क्या वैल्यूज है। लेकिन उसको देखने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने से इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी तो जानना जरूरी है। जैसे अगर आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम आपको ना कुछ फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए उस घर के रिलेटेड, उस लोकेशन के रिलेटेड, उसका क्या मार्केट प्राइस है, क्या जो है इसके फैसिलिटीज है, इस तरह तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो म्यूचुअल फंड में आपको जानना जरूरी है। तो यहां पर मैं थोड़े से ब्रीफली इसको वन 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 बाई मैं ब्रीफली जो है एक एक पॉइंट आपको समझाते जाता हूं, आप आराम से समझ सकेंगे। सबसे पहले फंड जो होता है, कोई भी फंड लॉन्च होता है, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है आप कभी भी उसमें एंटर हो सकते हैं, कभी भी उसमें एग्जिट हो सकते हैं, उसको कहते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। और क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि जब आपने इन्वेस्ट किया तो 2 साल या 1 साल या 3 साल तक वहां पे आपका पैसा अटक जाएगा, आप उसमें से नहीं निकाल सकते, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड फंड। लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओपन एंडेड ही है। और एक ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने खुद से जाकर उस वहां पर अकाउंट बनाएंगे और खुद से जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। और रेगुलर फंड का मतलब होता है यहां पर कोई मीडिएटर या एडवाइजर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर बन गया, ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप मेरे पास से, मेरे जरिए से आप आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट फंड में जो है, डायरेक्ट में जो है उसका प्राइस, जो कॉस्ट होगा, फीस, वो कम होगी, वेराज रेगुलर में थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन बेनिफिट क्या होगा रेगुलर में कि एक एडवाइजर आपके साथ रहेगा, एक एडवाइजर आपको जो है एडवाइस करेगा कौन से फंड। लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्टिफिकेशन होता है, मिनिमम वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी बन सकते हैं। वो इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूं। लेकिन एज ए अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके उनसे एडवाइस लेकर भी करते हैं। लेकिन वो जो देंगे आपको फंड वो रहेगा रेगुलर, जिसमें थोड़ी सी फीस ज्यादा रहेगी। और ग्रोथ फंड एक होता है, ग्रोथ फंड एक होता है आईडीसीडब्ल्यू। अब ग्रोथ फंड का मतलब होता है अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए आज, अब ये पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्ट है, तो बहुत सारे कंपनीज डिविडेंड देती है, बहुत सारे कंपनीज जो है आपको वेरियस बोनसेस वगैरह देती है। और बाद में क्या होता है, बस म्यूचुअल फंड जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर दिया। अब इमेजिन बस स्टॉक उन्होंने शेयर किया, उसका प्रॉफिट आया, तो वो प्रॉफिट पूरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा म्यूचुअल फंड वालों में। तो ये ग्रोथ का मतलब होता है जो भी आपको मार्केट से प्रॉफिट मिलेगा वो रिटर्न जो है आप जो है उसी फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, उसको बोलते हैं ग्रोथ फंड। और आईडीसीडब्ल्यू में हर 3 महीने या हर 6 महीने में आपको जो है एक प्रॉफिट अमाउंट, जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है वो फंड, वो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस तो हमेशा ग्रोथ का होता है। और इसके बाद CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी अगर लास्ट 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में इस कंपनी ने कितना जो है हमें प्रॉफिट दिया है पर ईयर के बेसिस पे, तो हम उसको कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इस साल का मत देखिए, इस साल का हो सकता है कंपनी का वैल्यू है 0, इस साल उन्होंने 0 दिया है, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने समझिए 20% दिया है। तो इसका मतलब है 20 प्लस, अगर 2 साल का कैलकुलेट करें, 20 प्लस 0, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10%। सो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होगा 10%। तो इसी तरह CAGR हम ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का जो है कैलकुलेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर म्यूचुअल फंड। तो इसका ओवरऑल CAGR क्या है। बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब जब हम कोई फंड को जो है मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई ये फंड हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क में जैसे एग्जांपल आपने टाटा एथिकल फंड ले लिया, तो एथिकल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू शरिया इंडेक्स, इस तरह हम बेंचमार्क, वो कंपनी आपको जो है डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करती है, व्हाट इज इट टेकिंग एज अ बेंचमार्क। इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, हाउ फंड्स रिटर्न्स फ्लक्चुएट, यानी अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी नंबर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट, म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट में आता है। तो वहां पर ये डिफाइन करते हैं कि भाई कंपेयर टू द बेंचमार्क, कंपेयर टू द बेंचमार्क वैल्यू, हमारा जो फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है इन स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना फ्लक्चुएशन अपना रिटर्न का हो रहा है। इसके बाद बीटा वैल्यू, बीटा वैल्यू जो है अगर हाई है तो सेंसिटिविटी ज्यादा है, कम है तो सेंसिटिविटी कम है। यानी मार्केट में अगर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, अगर बीटा वैल्यू ज्यादा है तो आपको ऑटोमेटिकली उसका जो है वैल्यू, आपका फंड का भी वैल्यू ऊपर नीचे ज्यादा होगा। तो बीटा ज्यादा है तो इसका मतलब थोड़ा सा
जो है उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा। शार्पी रेशियो इसको कहते हैं रिटर्न अर्न्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क, यानी हम कितना रिटर्न ले रहे हैं और कितना हमारा रिस्क है। ठीक है, अगर हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा रिटर्न आना चाहिए, अगर हम कम रिस्क ले रहे हैं तो कम रिटर्न आएगा। तो ये शार्पी रेशियो क्या करता है कि हमारे जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न कितना रिस्क हम ले रहे हैं उसके बेसिस पे एक नंबर आएगा, 0.5, 0.8, 1, इस तरह नंबर आएगा शार्पी रेशियो। और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, जो भी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये साल का आपसे एक अमाउंट लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये कितना होता है आगे हम इसको भी देखेंगे। और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, अब देखिए मैंने जैसे बताया आपको रेगुलर पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, 1.5% होता है, वेराज बास फंड्स का डायरेक्ट में सिर्फ 1% होता है। यानी ये जो 0.5% जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ये उस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। तो इस तरह से आपको एक्सपेंस रेशियो भी देखना है कि भाई कितना एक्सपेंस रेशियो जो मुझे देना पड़ रहा है कंपनी को। और एग्जिट लोड कभी क्या होता है बास फंड्स में, अगर आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख या 2 लाख और सडनली आपने इसको रिमूव कर लिया, तो जैसा आपने सडनली रिमूव किया तो उसकी एडिशनल पेनाल्टी पड़ती है, उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। यानी एक ड्यूरेशन से पहले अगर आपने पैसा निकाल दिया मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना होगा। ये तमाम मैट्रिक्स जो है दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट जो उनका स्कीम डॉक्यूमेंट आता है उसमें बड़े डिटेल से ये तमाम चीजें ये प्रोवाइड करते हैं कि रेगुलर का क्या प्राइस है, जो है रिटर्न इसका अपने डायरेक्ट का क्या प्राइस होगा, तमाम चीजें ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाते हैं। तो ये आपको फंडामेंटल से ये आपको जरूर जानना है। इसके बारे में और भी आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, क्योंकि हर चीज मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। तो आप भी थोड़ा सा अपने से भी रिसर्च कीजिए एक एक पॉइंट के बारे में, और थोड़ा डेप्थ में पढ़िए ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ सके। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के समझने के बाद में चलिए हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये एक एक फंड को हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फंड है आपके सामने आप देख सकते हैं, ये है टाटा एथिकल फंड। और ये स्टार्ट हुआ है 1996 में, बहुत ही पुराना फंड है दोस्तों। और इसका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, अगर आपको एक यूनिट म्यूचुअल फंड के खरीदना है तो 440.57 जो है अमाउंट आपको देना होगा। और ये प्रेजेंट वैल्यू इसका ऑलमोस्ट 486 तक गया था, अब क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे होने की वजह से नीचे हुआ है ये। और इसका एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये फंड के पास कितना पैसा, कितना मैनेज कर रहे हैं ये पैसा, विच इज 3,771.8 करोड़। बहुत ही बड़ा अमाउंट है, क्योंकि बहुत ही पुराना फंड है इंडिया के मार्केट में, तो इस वजह से इनका जो है AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,771.8 करोड़। आई कैन टेल यू इंडिया का ये सबसे बड़ा फंड है एथिकल, और जो है अपने इस्लामिक शरिया पॉइंट ऑफ व्यू के वे में। और CAGR 5 साल का बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, 13.85% जो है इनका CAGR है 5 years का, विच इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड। और इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.65%। यानी जो भी आपने अगर समझो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है इस साल में, तो इस साल में आपने 1 लाख रुपए किया है, तो वो 1 लाख रुपए का 0.65% के हिसाब से, यानी जो अमाउंट आपके पास उस वक्त में है उसके हिसाब से जो है ये आपको जो है एक्सपेंस रेशियो लगेगा। और एग्जिट लोड यहां पर क्या है, अगर आपने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया अभी और आपको समझ में नहीं आया, 1 महीने से पहले आपने निकाल लिया, तो आपको एक्चुअली 0.65% जो आपने ड्यूरेशन रखा उसका, और 0.5% ये एग्जिट लोड एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी आपको देना पड़ेगा। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 12.63 कंपेयर टू द मार्केट का 4.14 पॉइंट समथिंग है। और इसका शार्पी रेशियो 0.53 है, यानी इसका रिस्क और रिटर्न इक्विवेलेंट है। और बीटा 0.8 है, यानी अगर एक से ऊपर होगा तो ज्यादा जो है इसमें फ्लक्चुएशन है, इसमें है फ्लक्चुएशन, लेकिन मार्केट से कंपेयर इसमें कम फ्लक्चुएशन है दोस्तों। तो ये टाटा एथिकल फंड का डेटा है जो आप यहां पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वन ऑफ द बेस्ट फंड है इंडिया का। नेक्स्ट है टॉरस एथिकल फंड। ये स्टार्ट हुआ है 2009 में, और इनका एनएवी है 144.62, और इनका एयूएम है 370.16। और इनका CAGR, क्योंकि ये नया फंड है ना, इसका CAGR 14.07% है, विच इज क्वाइट गुड कंपेयर टू जो है अपने टाटा एथिकल फंड के कंपेयर हाइयर है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी इनका है 0.91%। अब ये बेस्ड ऑन उनका जितना AUM होगा ना उसके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो सेट करेंगे। और इनका एग्जिट लोड थोड़ा सा बढ़ के है, देखिए एग्जिट लोड है 1%, और वो भी 365 डेज का। यानी अगर आपने 365 डेज से पहले पैसा निकाल लिया तो सीधा सीधा आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये एग्जिट लो थोड़ा ज्यादा है। और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन भी हाई है 14.24, एंड शार्पी रेशियो इज ओके 0.58, एंड बीटा इज ऑन द हायर साइड 0.95। मतलब इसमें फ्लक्चुएशन कंपैरेटिवली ज्यादा आती है कंपेयर टू द मार्केट ऑप्शन। ये टॉरस एथिकल फंड है। इसके बाद ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है क्वांटम एथिकल फंड।
जो दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। इनका एनएवी है 9.78, क्योंकि अभी उनके लॉन्च होने के बाद मार्केट बहुत ही नीचे गई है, तो इस वजह से एनएवी भी ज्यादा नहीं है। और इनका एयूएम है 91.26 करोड़ विच इज हाई। और क्योंकि ये नया फंड है, डोंट हैव सीएजीआर, एक्सपेंस रेशियो 0.75% और एग्जिट लोड है 1%। अब इसके कंडीशंस है, आप कितने यूनिट्स बेचेंगे इस टाइम पे, तो कितना होगा, थोड़ा सा आप उसका डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार पढ़िए। और इसका मैंने चेक किया, एचडी शार्पी बीटा वगैरह का डेटा मुझे नहीं मिला, तो मैंने ऐड नहीं किया है। इसके बाद है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 शरिया 20। अब ये जो है इसको बोलते हैं ईटीएफ, ये फंड नहीं है, ये ईटीएफ है। ओके, इसमें एनएवी है 516.57 और इनका एयूएम है 52 करोड़ और सीएजीआर है 10.06% एज पर द मार्केट के हिसाब से। एक्सपेंस रेशियो 0.91%। एग्जिट लोड इसका नहीं है, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और क्योंकि ये फंड नहीं है तो शार्पी वगैरह नहीं, बल्कि पी रेशियो है 25%, 25 वैल्यू एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.07 एंड बीटा है 0.8, यानी ये मार्केट के हिसाब से ये फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होगा। और इसका जो करस्पॉन्डिंग बेंचमार्क है वो है निफ्टी शरिया, जो निफ्टी के जो निफ्टी 50 के शरिया जो है ना, उस शरिया फंड का जो है ये इसको क्या बोलते हैं, बेंचमार्क को लेकर ये चलेगा। तो ये एक जो है वैल्यू है निप्पॉन ईटीएफ का वैल्यू। आई होप आपको ये तमाम फंड्स के बारे में कॉन्सेप्ट ये समझ में आया है। अब यहां पर आएंगे तो ये 4 फंड्स में अब इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रहा हूं कि भाई क्या क्या चीजें कैसे कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो अपने खुद का आपको रिसर्च भी करना होगा या आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करना होगा। चलिए, सबसे पहले चूज बिटवीन डायरेक्ट लोअर एक्सपेंस रेशियो और रेगुलर वाया डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखिए, आप बोलेंगे सर जब डायरेक्ट है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्यों जाऊं सर, पैसे एक्स्ट्रा वेस्ट करूं। इसका रीजन ये है, हर बंदा टेक्निकली साउंड नहीं होता, हर बंदे को तमाम चीजें नहीं मालूम होती। तो उसके लिए बेटर क्या है, एक म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास जाए, उनको अपना एग्जाम अपना जो है रिक्वायरमेंट समझाए कि भाई क्या आपका गोल है, क्यों आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो सजेस्ट करेंगे। लेकिन शरिया पॉइंट ऑफ व्यू में ये 4 फंड्स है, तो अब 4 फंड में से हम जो है जो आपके रिसर्च के हिसाब से सही रहेगा उसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च एस्पेक्ट। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन क्या है, इन्वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम अ वेबसाइट। मैं वो भी आपको भी प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि हम डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है इन्वेस्ट वाया ए ब्रोकर, यानी एक ऑप्शन है डायरेक्ट आप चूज कर लिए, उसके बाद ग्रोथ या आईडीसीडब्ल्यू आप चूज कर लेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली वेबसाइट से ले सकते हैं या ब्रोकर से ले सकते हैं। वो कैसे मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं सीधा सीधा डायरेक्ट, तो यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाइए और यहां पर आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग और यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहां पर आपका पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन देना होगा और प्रोसीड करने के बाद में अपना अकाउंट बनाना होगा। और यह तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में सीधा आप टाटा एथिकल फंड में जाकर यहां पे डायरेक्ट इन्हीं की वेबसाइट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ब्रोकरेज की, आपको डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी, आपको जीरोधा का अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। सीधा आपका जितना भी म्यूचुअल फंड है वो सीधा टाटा के डायरेक्ट जो है फंड में सेव हो रहा है, इसके लिए ब्रोकरेज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं सर मेरे पास ऑलरेडी जीरोधा का अकाउंट है, तो वो कैसे जाएंगे, तो यहां पर आप आएंगे coin.zerodha.com। यहां पर देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो मेरा फंड लैक्स में था, लेकिन रिसेंटली कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से आई हैव टू सेल एंड आई हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट 4 to 5 ईयर से जो मैं इन्वेस्ट करते आ रहा था म्यूचुअल फंड में, टाटा एथिकल फंड से मुझे अच्छा जो है फायदा हुआ है। तो यहां पर आपको सर्च करना होगा आपका जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा एथिकल फंड। अगर आपके पास जीरोधा है तो देखिए ग्रोथ है, आईडीसीडब्ल्यू है, ठीक है, आईडीसीडब्ल्यू, लेकिन मुझे ग्रोथ में करना है तो ग्रोथ को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से आपको क्लिक करना होगा बाई। और यहां से आपको आप स्टार्टिंग में 1000, 5000, 10,000 जो भी है आप स्टार्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहे तो एसआईपी भी सेट कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे दोस्तों। आपको समझिए, फॉर एग्जांपल मुझे 5000 करना है हर, अच्छा मंथली करना है या वीकली करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डेली, वीकली, 15 डेज, मंथली एंड क्वार्टरली। अब जैसे अगर आपके आप जॉब होल्डर है तो आप जो है आप समझो 5 को आपको सैलरी आ रही है तो मे बी आप 7th और 8th सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपके अकाउंट पैसे आपके अकाउंट में हो। तो 5000 एवरी मंथ 7th के दिन होगा और ये ऑटोमेटिक स्टेप अप, मतलब आफ्टर दिस डेट ऑटोमेटिकली इतना इंक्रीमेंट करेंगे, वो जरूरत नहीं है। सिर्फ समझिए 5000 आपका है तो कर लिए। नहीं सर मुझे जो है मुझे वीकली करना चाह रहा हूं मैं 5000,
जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसको सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है एसआईपी भी सेट हो जाएगा। और ये जो एएमसी एसआईपी होता है, ये भी एक ऑप्शन, यहाँ पे आप रीड मोड में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स समझ में जाएंगे। और क्योंकि मैंने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली हर महीने में मेरे बैंक अकाउंट से जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो लेते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम वे अगर आप ग्रो यूज कर रहे हैं तो ग्रो का भी एक प्लेटफॉर्म है, जो आप ब्रोकर को यूज कर रहे हैं तो उनका प्लेटफॉर्म है, उसके हिसाब से जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा और सिंपल प्रोसीजर मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों, इस पर्टिकुलर फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस और मेथोडोलॉजी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ब्रोकर के जरिए से भी कर सकते हैं। और इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। फाइनल थॉट्स, मेरे पर्सनल थॉट्स क्या है, मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या है। देखिए दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूं। याद रखिए कि मैंने पर्सनली टाटा एथिकल में इन्वेस्ट किया है पिछले 4 से 5 साल में। और जब मुझे जरूरत होती है, क्योंकि मुझे जो है कभी जरूरत पड़ती है अमाउंट की, ज्यादा अमाउंट की, तो मैं अपने जो है फंड्स को एग्जिट भी करता हूं। एक उसमें जो टैक्सेशन वगैरह भी बचते हैं मुझे समटाइम, बिकॉज 1 लाख तक जो आपको टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें आपको माफ भी हो जाएगा। तो उस 1 लाख का प्रॉफिट जो ले रहे हैं उसका प्रॉफिट का टैक्स भी नहीं बनना है। तो कुछ रीजंस की वजह से मैंने अपने म्यूचुअल फंड मैंने प्रीवियसली एग्जिट किया है, लेकिन इसमें मुझे अच्छा जो है फायदा है। तो पर्सनली इंडियन मार्केट के हिसाब से जो मैं पर्सनली जो यूज करता हूं वो है टाटा एथिकल फंड। टॉरस में भी मैंने इन्वेस्ट किया है, जो अलग फंड है उसमें मैंने अभी तक तो इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन पर्सनली जो है टाटा एथिकल फंड इज माय पर्सनल फेवरेट फंड फॉर इंडियन मार्केट, क्योंकि उसका रिटर्न भी मुझे अच्छे मिले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इतना मैंने मेहनत की है, पूरा पीपीटी बनाया है आपके लिए समझाने के लिए, फिर तो बहुत सारी चीजें जो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भी आप भेजिए, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह अभी 2026 में बहुत सारा कंटेंट इंशाल्लाह आपके लिए मैं लाऊंगा, जिसके जरिए से आप अपना इन्वेस्टिंग स्किल्स, इन्वेस्टिंग एजुकेशन आप बढ़ा सकेंगे और अपने आप को जो है ग्रो कर सकेंगे। और जाते जाते डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से बात कीजिए और अपना खुद का रिसर्च कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।